अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान की मिलिट्री और जौहरी तंसीबात पर आज सुबह से शुरू होने वाले इसराइली हमलों से ईरान का हालिया तारीख का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइली हमलों में ईरान की आला अस्करी क़यादत समेत उसके अहम तरीन न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए हैं। जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया और ईरान की जानिब से मजीद कार्रवाइयों का ऐलान किया जा रहा है, जिसके बाद अब मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग का तकरीबन आगाज़ हो गया है और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़कर $74 फी बैरल पर पहुंच गई हैं, जिसके पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों पर मनफी असरात होंगे। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका ने बज़ाहिर ईरान पर इसराइली हमलों से फासला इख्तियार किया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इन हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है, मगर अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली हमलों को ऑन करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान को जौहरी मुआहिदा करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन दी थी और ईरान को डील कर लेनी चाहिए थी, मगर आज 61वां दिन है। सिर्फ यही नहीं, हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू भी यकज़बान होकर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने जौहरी मुआहिदा नहीं किया तो इस पर मजीद हमले होंगे। ईरान पर आज होने वाले हमले इसराइल की जानिब से अब तक के सबसे बड़े और संगीन हमले तस्वुर किए जा रहे हैं। इन हमलों के बाद इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि इसराइल ने गुज़िश्ता रात 3 बजे से शुरू होने वाले हमलों में ईरान की जौहरी और अहम मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इन हमलों में 200 से ज़ायद इसराइली लड़ाका तैयारों ने 100 से ज़ायद अहदाफ पर 330 के करीब बॉम्ब गिराए हैं, यानी इसराइल के 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। इस हमले के बाद खुद ईरान ने भी तस्दीक की है कि हमलों में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हसैन सलामी, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के सरबराह मेजर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादे और पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद हो गए हैं। जबकि इन हमलों में ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और जौहरी साइंसदान फरीदून अब्बासी समेत ईरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची शहीद हो गए हैं। इसके अलावा इसराइली हमलों में ईरान के 4 दीगर जौहरी साइंसदान अब्दुल हमीद, अहमद रज़ा ज़ुल्फ़िक़ारी, अमीर हुसैन फ़िक़ही और मतालिब ज़ादे भी शहीद हो गए हैं। जबकि ईरानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई के सियासी मुशीर अली शमख़ानी भी इन हमलों में मारे गए हैं। इसराइली फ़ौज ने हमलों में ईरान के अहम जौहरी तंसीबात में से एक नतंज़ यूरेनियम अफज़ोदगी प्लांट के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी किया है। जबकि न्यूक्लियर फैसिलिटी में आज दोपहर को भी इसराइली हमले रिपोर्ट हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर अल जज़ीरा ने लिखा है कि इसराइल ने ईरान के कई जौहरी मराकज़ और फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं, साथ ही आला फौजी अफसरान और अहम जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। हमलों का पहला मरहला जुम्मे की सुबह किया गया, बाद में आज दोपहर में ईरानी मीडिया ने ईरान के शुमाल मगरबी शहर तबरेज़ में भी हमले रिपोर्ट किए हैं। आज दोपहर को ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फारिस ने गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि इसराइल के इन हमलों में 70 से ज़ायद अफराद शहीद और 320 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अब तक ईरान में जिन मकामात पर इसराइली हमले हुए हैं उनमें दारुल हुकूमत तेहरान और उसके करीब फौजी मराकिज़ समेत नतंज़ शहर में यूरेनियम अफज़ोदगी प्लांट पर धमाके रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह तबरेज़ में एक जौहरी तहकीकाती मरकज़ और 2 फौजी अड्डों के करीब धमाके रिपोर्ट हुए हैं। इराक की सरहद के साथ वाक़े ईरानी शहर करमानशाह में एक ज़ेरे ज़मीन तंसीब इसराइली हमलों का निशाना बनी है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरा किए गए थे। जबकि इस्फ़हान और अरक में भी हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में तेहरान समेत मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को नुकसान पहुँचने हता के रिहायशी इलाकों में भी तबाही की तस्वीर देखी गई हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने नतंज़ की यूरेनियम अफज़ोदगी तंसीब के ज़ेरे ज़मीन ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें एक कसीर मंजिला हॉल, सेंट्रीफ्यूजेस, इलेक्ट्रिक रूम्स और दीगर सहूलियात शामिल थी। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के अंदर इतने गैर मामूली हमले कैसे किए, इस हवाले से भी अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार ने बताया है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर हमले के लिए
कई सालों तक तैयारी की है। इस तैयारी में ईरान के अंदर एक ड्रोन बेस बनाना, जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार ईरान में खुफिया तौर पर पहुंचाना और कमांडोज को भी खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल करना शामिल था। और ये सारी कार्रवाई इसराइली फ़ौज और खुफिया इदारे मुसाद के दरमियान करीबी ताउन और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी पर मबनी थी। इसराइली अहलकार के मुताबिक मुसाद के एजेंट्स ने तेहरान के करीब ईरानी सरजमीन पर एक ड्रोन बेस कायम किया और फिर इन ड्रोन्स को रात के वक्त फाल किया गया और इन ड्रोन्स ने मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसके अलावा हथियारों के निज़ाम से लैस गाड़ियाँ भी खुफिया तौर पर ईरान में दाखिल की गईं। तीसरी खुफिया कार्रवाई में मुसाद के कमांडोज ने ईरान के वस्ती इलाके में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के करीब जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल नस्ब किए। इसराइली अहलकार के मुताबिक ये सारी कार्रवाइयाँ नए अंदाज की सोच, मनसूबाबंदी, जदीद टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्सेस और इसराइली एजेंट्स की महारत से अंजाम दी गईं, जो ईरान के मरकज़ में मकामी इंटेलिजेंस की नज़रों से बचते हुए काम कर रहे थे। एक दूसरे इसराइली अहलकार के मुताबिक अमेरिका को इस कार्रवाई के बारे में कम से कम एक हफ्ता पहले से इल्म था। इसके अलावा मुसाद ने असलहा ईरान के अंदर पहुंचाने और ड्रोन हमला करने वाले बेस की वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली एजेंट्स और इसराइली ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस खुद इसराइल की तरफ से जारी की गई हैं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को प्लान किया गया, किस तरीके से ईरान की सरजमीन के अंदर ये कार्रवाई की गई, किस तरीके से ईरान की सरहद के करीब एक ड्रोन बेस बनाई गई, किस तरीके से रात में इंटेलिजेंस हासिल की गई और किस तरीके से फिर ये तबाही की गई। सारी सूरत हाल में इसराइली हमलों के बाद ईरान के 3 अहम शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान, कुम और इस्फहान के शहरियों का इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल देखिए। Square, and as you said, the people who have protested after the Jummah prayers, they are outraged and condemning the recent massive Israeli airstrikes in residential areas, leading to the death of top IRGC commanders of Iran and also top scientists, nuclear scientists of our country. The people that have come out here have held the flag of and banners of the Iranian flag. They are condemning the attacks and the banners that they have held in their hands. It shows that it says that we are ready. They are pledging allegiance to the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, and they are saying that they are ready for anything that their leader has commanded them to do, of course. And as you see, people here are from all walks of life, the children, the elderly, and these people are outraged for the recent bloodshed that Israel has done. इसराइली कार्रवाइयाँ इस वक्त भी ईरान में जारी रहने की खबरें आ रही हैं कि इसराइल अभी भी हमले कर रहा है। इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के सहाफ़ी जो तेहरान में मौजूद है, मोहम्मद खतीबी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ईरान में मूड क्या है और क्या अभी तक इसराइली कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इसराइली हमलों में मारे गए अहम ईरानी कमांडर्स और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर कौन थे। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ईरान के ताकतवर तरीन अफराद में से एक थे, जो बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को रिपोर्ट करते थे। 1960 में पैदा होने वाले जनरल सलामी 2019 से पासदारान इनकलाब की सरबराही कर रहे थे। तज्जियाकारों के मुताबिक
पासदारान इनकलाब का खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए कार्रवाइयों में अहम किरदार है, जिसमें यमन के हौसी बागी भी शामिल हैं। जबकि गुज़िश्ता बरस अप्रैल और फिर अक्टूबर में ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल दागे, तो पासदारान इनकलाब के जरिए जनरल सलामी ही ने इस कार्रवाई की सरबराही की थी। बेइज़्न खुदावंद मुतआल दर इंतकाम खून शहीद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खैली माशाअल्लाह दरे آقای دکتر به فضل الهی از 200 فروند مشخص उस वक्त ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि जनरल सलामी ईरान में एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी से उन हमलों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्हें सिपाहियों से सलूट लेते और अमेरिका और इसराइल के झंडों पर चढ़कर चलते हुए देखा जा सकता है। ये मगरबी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। CNN के तजियाकार बेथ सैनर के मुताबिक जनरल हुसैन सलामी को मारना अमरीकी फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को मारने के मुतरादिफ है। जनरल हुसैन सलामी ने जनवरी में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी के दौरे के दौरान अपने खिताब में क्या कहा था, देखिए। Every day, the number of systems and missiles is added in the far corners of this land. Maybe the enemy thought that our production power has stagnated, but the growth rate of our missiles power is up to date. All components of our power are improving, but missiles, their capacity and capability are really increasing and improving every day, both in quantity and quality and in skill and design. जबकि इसराइली हमले में मारे जाने वाले मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी 2016 से ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो कि तकरीबन 5 लाख एक्टिव फौजियों की सरबराही करते थे। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ईरान पर पाबंदियों की दस्तावेज के मुताबिक जनरल बाकरी का डिपार्टमेंट ईरान की फौज का सीनियर तरीन डिपार्टमेंट है, जो फौज की पॉलिसी पर अमल दरामद, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन करता है। जनरल बाकरी अप्रैल में सऊदी अरब के वजीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान से भी तेहरान में मिले थे और ये सऊदी शाही खानदान के किसी फर्द का ईरान में एक तवील अरसे बाद कोई दौरा था। और फिर मई में आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि इस मीटिंग में सऊदी अरब के वजीर दिफा ने जनरल बाकरी को सदर ट्रंप की ये वार्निंग पहुंचाई थी कि सदर ट्रंप की न्यूक्लियर डील की ऑफर को संजीदगी से लो, क्योंकि इसराइल से जंग से बचने का यही वाहिद रास्ता है। जबकि इसराइली हमले में मारे जाने वाले अली शमखानी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अहम मुशीर थे और उन्होंने ही उन मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब में सिफारती ताल्लुकात की बहाली का तारीखी मुआहदा हुआ था। 2013 से अली शमखानी ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल थे और उससे पहले भी अहम इदारों में अहम ओहदों पर फाइज रह चुके थे, जिनमें पासदारान इनकलाब और वजारत दिफा शामिल हैं। वो अमेरिका और यूरोप में भी सिफारतकारी के हवाले से मशहूर थे। अली शमखानी ने अमेरिका से मुज़ाकरात से पहले भी ये धमकी दी थी कि ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को ईरान से बेदखल कर सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर सकता है अगर ईरान को कोई ख़तरा महसूस हुआ। इसके अलावा इसराइली हमले में मारे जाने वाले अमीर अली हाजी ज़ादे, जो कि ईरानी एयरफोर्स के कमांडर थे, उनकी मौत ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अमीर अली हाजी ज़ादे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की सरबराही करते थे और ईरान की एयर स्पेस के दिफा और ईरान से बाहर मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी उनके पास थी। वो अप्रैल 2024 में इसराइल पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे, जबकि 2020 में इराक में अमरीकी फौजी बेस पर हमले के भी वही मास्टरमाइंड थे। इसराइली फौज का दावा है कि हाजीजादे दीगर सीनियर एयरफोर्स कमांडर के साथ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में मारे गए हैं। इस सारी सूरत हाल में खित्ते में एक बड़े फौजी तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया है कि इसराइल को इस हमले के बाद तल्ख और दर्दनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि हम इसराइल को पूरी ताकत से जवाब देंगे, इसराइल को इस हमले पर पछतावा होगा। गुज़िश्ता रात हमने गासिब और मुजरिम सहूनी हुकूमत की जानिब से तेहरान और मुल्क के दीगर शहरों पर एक वहशियाना हमला देखा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बच्चों और औरतों, कई बेगुनाह शहरियों, फौजी कमांडरों और एटमी साइंसदानों की शहादत हुई। ये बुज़दिलाना इक़दाम, जो तमाम बैनुल अक़वामी मुआहदों के बरखिलाफ था, इस नाजायज़ सहूनी हुकूमत की मुजरिमाना फितरत का एक और सबूत है, जिसने अपने वजूद को नाजायज़ कब्ज़े, जाहिरियत और बच्चों के कत्ल जैसे जराइम पर कायम किया है। गुज़िश्ता शब का ये हमला पूरी दुनिया के सामने ईरान के बरसों पुराने इस मौक़िफ़ को सच साबित करता है कि जाहिरियत और जुर्म सहूनी हुकूमत की सरिश्त में शामिल है। यकीनन ईरानी कौम और हुक्काम इस जुर्म पर खामोश नहीं रहेंगे और ईरान का जायज़ और भरपूर रद्द-ए-अमल दुश्मन को इस अहमकाना इक़दाम पर ज़रूर पशेमान करेगा।
जबकि ईरान ने इसराइली हमलों को ऐलान जंग करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे गए एक ख़त में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस हमले को ऐलान जंग करार देते हुए कहा है कि सलामती काउंसिल को फौरी तौर पर इस मामले पर गौर करना चाहिए। ईरान इसराइल को जवाब देने की धमकियां दे रहा है, मगर इसराइल अब भी मजीद हमले करने का ऐलान कर रहा है। आज सुबह ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हालिया बरसों में ईरान इतना यूरेनियम अफज़ोदा कर चुका है जिससे 9 एटम बम बन सकते हैं। अगर उसे रोका ना गया तो ईरान बहुत थोड़े वक्त में एटमी हथियार तैयार कर सकता है। यही वजह है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि हम अमल करें और फौरी अमल करें। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. चंद लम्हे पहले इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज किया है, जो एक टारगेटेड फौजी कार्रवाई है ताकि ईरान के उस खतरे को कम किया जा सके जो इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये खतरा खत्म ना हो जाए। अशरों से तेहरान के जालिम हुक्मरान इसराइल की तबाही के खुलेआम नारे लगा रहे हैं। उन्होंने अपने नस्ल कुश एजेंडे को जौहरी हथियार बनाने के प्रोग्राम से तक़वियत दी है। हालिया बरसों में ईरान इतना यूरेनियम अफज़ूदा कर चुका है जिससे 9 एटम बम बन सकते हैं। पिछले चंद महीनों में ईरान ने ऐसे इक़दाम किए हैं जो इससे पहले उसने कभी नहीं किए थे। ऐसे इक़दाम जिनका मकसद इस अफज़ूदा यूरेनियम को जौहरी हथियारों में तब्दील करना है। अगर उसे रोका ना गया तो ईरान बहुत थोड़े वक्त में एटमी हथियार तैयार कर सकता है। ये 1 साल हो सकता है, ये चंद महीने भी हो सकते हैं, यानी 1 साल से भी कम। ये इसराइल के वजूद के लिए एक वाज़े और फौरी खतरा है। बतौर वज़ीर आज़म मैं बार बार वाज़े कर चुका हूँ कि इसराइल उन लोगों को जो हमारे खात्मे के नारे लगाते हैं कभी यह सलाहियत हासिल नहीं करने देगा कि वो अपने हदफ को पूरा कर सकें। आज रात इसराइल ने अपने अल्फाज को अमली जामा पहना दिया है। हमने ईरान के जौहरी अफज़ूदगी के मराकज़ को निशाना बनाया। हमने ईरान के जौहरी हथियार साजी के मरकज़ को निशाना बनाया। हमने नेतन्ज़ में ईरान की अफज़ूदगी के मरकज़ी तनसीबात को निशाना बनाया। हमने उन ईरानी एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया जो एटम बम पर काम कर रहे थे। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ को भी निशाना बनाया। पिछले साल ईरान ने इसराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। हर मिसाइल 1 टन बारूद ले जा रहा था और सैकड़ों अफराद की जानों को खतरे में डाल रहा था। जल्द ही ये मिसाइल जौहरी हथियार ले जाने के काबिल हो सकते हैं जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों इंसानों की जिंदगियां खतरे में होंगी। ईरान अगले 3 सालों में ऐसे 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की तैयारी कर रहा है। अब जरा तसव्वुर कीजिए 10,000 टन TNT रियासत न्यू जर्सी जितने मुल्क पर गिर सकती है। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त खतरा है, इसे रोका जाना जरूरी है। ईरान अब इसराइल को तबाह करने के लिए जिस मंसूबे पे काम कर रहा है वो उसे नया मंसूबा कहता है। पुराना मंसूबा नाकाम हो चुका है। ईरान और उसके एजेंडों ने इसराइल को आग के दायरे में घेरने की कोशिश की और 7 अक्टूबर के होलनाक हमले के जरिए हमें निशाना बनाया, लेकिन हमने हमास को कुचल दिया। हमने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। हमने शाम और यमन में ईरानी एजेंडों को निशाना बनाया। और जब पिछले साल ईरान ने 2 मरतबा बराह रास्त इसराइल पर हमला किया तो हमने ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई की। अब ईरान के अवाम के लिए एक मुख्तलिफ और एक बेहतर मुस्तकबिल मुमकिन है और मैं उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई उस जालिम आमरियत से है जो 46 बरसों से आप पर मुसल्लत है। मुझे यकीन है कि आपकी आज़ादी का दिन करीब है और जब वो दिन आएगा तो हमारी 2 कदीम अक़वाम के दरमियान अजीम दोस्ती एक बार फिर फले फूलेगी। याद रखें, ईरान इसराइल को छोटा शैतान कहता है और अमरीका को बड़ा शैतान कहता है और यही वजह है कि वो अशरों से लाखों लोगों से इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगवाता आ रहा है। आज इसराइल उन नस्ल कुश नारों के जवाब में अमल करके दिखा रहा है और अपनी मर्जी से रद्द अमल दे रहा है। मैं सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के खिलाफ क़यादत का मुजाहरा किया। वो बारहा वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी अफज़ूदगी का प्रोग्राम रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज ये बात वाज़े हो चुकी है कि ईरान सिर्फ वक्त हासिल करना चाहता है। वो उस बुनियादी शर्त को मानने से इनकारी है जिसे पुरअमन अक़वाम तस्लीम करती हैं। यही वजह है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि हम अमल करें और फौरी अमल करें। Stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से CNN से बात करते हुए कहा है कि अमरीका इसराइल की हिमायत करता है और गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले इंतहाई कामयाब थे। ट्रंप ने एक मुख्तसर टेलीफोनिक कॉल में कहा कि हम यकीनी तौर पर इसराइल की हिमायत करते हैं, जाहिर है, और हमने इसराइल की वैसी हिमायत की है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं की। ईरान को मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने उन्हें 60 दिन पहले वार्निंग दी थी और आज 61वां दिन है। इसके अलावा ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो डील करे।
मैंने उनसे बहुत वाज़े और सख्त अंदाज में कहा कि बस अब डील कर लो, लेकिन जितनी भी कोशिशें की गई, जितना भी करीब पहुँचे, वो कामयाब ना हो सके। मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो नताइज उनकी सोच या अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ख़राब होंगे। मैंने ये भी कहा था कि अमेरिका दुनिया का सबसे जदीद और ख़तरनाक फ़ौजी साजो सामान बनाता है और इसराइल के पास इस सामान का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है और मज़ीद आ रहा है, और वो उसे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ईरान के कुछ सख्त गिर रहनुमाओं ने दिलेराना बातें की, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। वो सब अब मर चुके हैं और ये सब कुछ मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। अब तक बहुत सी हलाकतें और तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस खून रेज़ी को रोका जाए, क्योंकि जो अगले हमले तय किए गए हैं वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक होंगे। ईरान को फ़ौरन मुआहदा करना होगा, इससे पहले कि कुछ भी बाकी ना बचे और उस अजीम तहज़ीब की बची कुची चीज़ें भी ख़त्म हो जाएं जिसे कभी ईरानी सल्तनत कहा जाता था। अब मज़ीद मौत नहीं, मज़ीद तबाही नहीं, बस डील कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि 2 माह पहले मैंने ईरान को 60 दिन की मोहलत दी थी कि मुआहदा कर लो। उन्हें मुआहदा कर लेना चाहिए था। आज 61वां दिन है। मैंने उन्हें वाज़े तौर पर बताया था कि क्या करना है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके। अब शायद उनके पास दूसरा मौका है। इस सारी सूरत हाल में आज ईरान की जानिब से इसराइली हमलों पर जवाब के इब्तिदाई आसार भी देखने में आए हैं। दी गार्डियन के मुताबिक इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने 100 ड्रोन्स इसराइल की जानिब भेजे हैं, जिन्हें इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइल की सरहद से बाहर ही रोकने की कोशिश की है। इसी तरह ईरान के हमसाया मुल्क इराक ने भी तस्दीक की है कि 100 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स उसकी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरे, जबकि इसराइल के पड़ोसी मुल्क उर्दन का कहना है कि उसकी फ़िज़ाइया और दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है जो उसकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए थे। इसके अलावा आलमी सतह पर भी इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक ने हमलों की मजम्मत की है। ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत कर रहे हैं और आलमी बिरादरी से इसराइल को रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान की सियासी क़यादत ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि ईरान पर इसराइल के इश्तियाल अंगेज़ हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ये संगीन और बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना इकदाम गहरी तशवीश का बाइस है, जिसने पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने का रिस्क बढ़ा दिया है। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक मुमलिकत सऊदी अरब बिरादर इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की खुली जारियत की सख्त मजम्मत करती है, जो ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को मजरूह करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की यह जिम्मेदारी है कि वो इस जारियत को फ़ौरी तौर पर रोकें। इसी तरह कतर ने भी मजम्मत और गहरी तशवीश का इज़हार किया है और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली खिलाफ वर्जियों को फ़ौरी तौर पर रोके। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक कतरी रियासत बिरादर इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरजमीन को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करती है। यह हमला ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की सरीहन खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खुली पामाली है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल और दानिशमंदाना फ़ैसलों पर जोर देता है। अस्करी रद्द-ए-अमल की बजाय सिफारती कोशिशों को तरजीह दी जानी चाहिए। इसके अलावा ओमान, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में सालिसी कर रहा था, उसने इसराइली हमलों को ख़तरनाक, इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफवर्जी करार दे दिया है। ओमान के वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि ये एक नाकाबिल कबूल और मुसलसल जारहाना रवैये की नुमाइंदगी करता है जो ख़ित्ते में इस्तेहकाम की बुनियादों को कमज़ोर करता है। इसराइल इस कशीदगी और इसके नताइज का ज़िम्मेदार है। इसी तरह तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी हैं। तुर्की की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमले ज़ाहिर करते हैं कि वो सिफारती ज़राए से मसाइल का हल नहीं चाहता। तुर्की ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर अपने जारहाना इक़दामात को रोके जो किसी बड़े तनाज़े का बाइस बन सकते हैं और ऐसे इक़दामात से पूरा खित्ता वसी अदम इस्तेहकाम के करीब पहुँच सकता है। इसके अलावा लबनान की हुकूमत, ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमें हिज़्बुल्लाह, हमास और यमन के हूसियों ने भी ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है, जबकि इस पूरी सूरत हाल पर चीन
और रूस का मौक़िफ़ और पोजीशन भी सामने आई है। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चीन सूरत हाल पर करीब से नज़र रखे हुए है और तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देता है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो इस क्राइसिस को मज़ीद भड़का सकते हैं। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन को इन कार्रवाइयों के मुमकिन संगीन नताइज पर गहरी तशवीश है और चीन सूरत हाल को ठंडा करने में मदद के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसी तरह रूस ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और मजम्मती बयान जारी किया है। रूसी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक हम मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के ख़तरनाक इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं और 13 जून की रात को इसराइल की जानिब से की जाने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के तयशुदा उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल मशरिक़ वस्ता में किसी भी अस्करी कशीदगी की मजम्मत करते हैं और उन्हें ख़ास तौर पर ईरान में जौहरी तनसीबात पर ऐसे वक्त में इसराइली हमलों पर तशवीश है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर इसराइली हमलों के हवाले से बात करेंगे तेहरान में मौजूद ईरानी सहाफ़ी और माहिर ईरानी खारजा उमूर मोहम्मद खतीबी से। मोहम्मद खतीबी, थैंक यू। मोहम्मद खतीबी, अब तो कन्फर्म्ड इत्तलात हैं कि जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो शहीद हो गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हो गए हैं और जो न्यूक्लियर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो तबाह हुई हैं इन हमलों में। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या हमले अभी तक जारी हैं ईरान में? Israel has been carrying out major operations against Iran since... इसराइल आज सुबह से ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस कर रहा है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। इसराइल ने मिलिट्री तंसीबात के साथ साथ न्यूक्लियर साइट्स और सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है। रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया गया है और अभी मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसराइल ने तेहरान, शिराज, किरमानशाह और तबरीज़ को टारगेट किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे मुल्क को ही इसराइल ने टारगेट किया है और इन हमलों में मुतादिद औरतें और बच्चे भी मारे गए हैं। और अब सरकारी सतह पर पासदारान इनकलाब के सरबराह, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर मुतादिद सीनियर फौजी अफसरान के मारे जाने की तस्दीक कर दी गई है। इसके अलावा मुतादिद न्यूक्लियर साइंसदान जिनमें एटमी एजेंसी के साबिक सरबराह भी शामिल हैं, उनकी मौत की भी तस्दीक हो गई है और ये कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। This is continuing right now. ईरान की रियासत के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो टॉप स्ट्रेटजी मेकर्स थे मिलिट्री के वो शहीद कर दिए गए हैं और इस गैप को किस तरीके से फिल किया जाएगा? This is a major escalation from Israel. ये इसराइल की तरफ से बहुत बड़ा हमला है और इस वक्त ईरान में सूरत हाल बहुत कशीदा है क्योंकि पासदारान इनकलाब के सीनियर अफसरान को मार दिया गया है। मगर अहम बात यह है कि ईरान ने दहाइयों से ऐसी ट्रेजेडीज़ का सामना किया है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता बरस हमने अपने सदर इब्राहिम रईसी को खो दिया था और उनकी जगह 2 माह बाद मसूद पज़ेश्कियान सदर बन गए थे। ईरान में ऐसी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत मौजूद है और इस वक्त जो ईरानी मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं उनकी जगह नए कमांडर्स को तैनात कर दिया गया है। जैसा कि जनरल पाकपुर को पासदारान इनकलाब का नया सरबराह बना दिया गया है और जनरल अब्दुल रहीम मूसवी को नया चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया है और इस वक्त ईरान यही कर रहा है। And this is what Iran right now. And what is public reaction? इस वक्त ईरान की पब्लिक का क्या रवैया है? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इसराइल को जवाब दिया जाए या फिर वो चाहते हैं कि जो ट्रंप ने पीस की ऑफ़र की है, जो आज उन्होंने इन हमलों के बाद भी दोहराई है, उस ऑफ़र को मान लिया जाए? Some people think that Iranians are now fearful, but it is not the case. कुछ लोगों को लगता है कि इस वक्त ईरानी अवाम खौफजदा हो गए हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरानी अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। उन्हें इसराइली ऑपरेशन पर बहुत गुस्सा है, जिसमें ना सिर्फ न्यूक्लियर और मिलिट्री तंसीबात को ही टारगेट नहीं किया गया बल्कि सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया गया है, जिनमें रिहायशी इमारतें भी शामिल हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक हौलनाक मंजर गर्दिश कर रहा है जिसमें एक बच्चा मारा गया और वो मलबे में दबा हुआ है। ईरान के अवाम इस मंजर को शेयर कर रहे हैं और फौज से मुतालिबा कर रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे और उसे उसके किए की सजा दे। लोगों ने जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि इसराइली कार्रवाई का जवाब दिया जाए। Great respect to this escalation. Then why? तो फिर क्या वजह है कि ईरान ने फौरी तौर पर अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है, और अगर ईरान रिस्पांस देता है तो उसके मुस्तकबिल में क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? For centuries, Iran has proven that it's not the country that starts wars. सदियों से ईरान ने ये साबित किया है कि वो ऐसा मुल्क नहीं है जो जंगें शुरू करता है, मगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंगी कदम उठा दिया है और इसराइल चाहता है कि ईरान को जंग में घसीट ले। ईरान के पास इसराइली हमलों का जवाब देने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं और इसकी शुरुआत ड्रोन्स भेजकर कर दी गई है।
मेरा ख्याल है कि ये ड्रोन्स इसराइल की दिफाई सलाहियत का जायज़ा ले रहे हैं और ईरान का जवाब बड़ा ही होगा। ईरान बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए जवाब दे सकता है और इसराइल की मिलिट्री तंसीबात को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट कर सकता है क्योंकि अमेरिका इन हमलों में इसराइल के साथ खड़ा है, ये कहने के बावजूद कि उन्हें महज इन हमलों की मालूमात मिली थी। अमेरिका ये दावा तो कर रहा है कि उसका इन इसराइली हमलों में कोई किरदार नहीं है, मगर ईरान समझता है कि ये सच नहीं है और अमेरिका के बेसिस ईरान के लिए एक जायज़ टारगेट होंगे क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसराइली हमलों में मदद की होगी और अब ईरान के पास कोई वजह भी नहीं बची कि वो न्यूक्लियर अदम फैलाव के मुआहिदे का हिस्सा रहे। इस बात का इम्कान है कि ईरान NPT से बाहर आ जाए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वेपनाइजेशन को आगे बढ़ाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब तक पुरअमन मकासद के लिए रहा है, मगर अब ये तब्दील हो सकता है। यहाँ तेहरान में लोग लीडर से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस हवाले से अपना फतवा वापस लें जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल पर पाबंदी है, और लोग हुकूमत से कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल के लिए आगे बढ़े क्योंकि ये अब ईरान की बका की जंग है। इसराइल ने तमाम हदें पार कर ली। बहुत शुक्रिया। तेहरान से मोहम्मद खतीबी हमारे साथ मौजूद थे। हम मुसलसल इस प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे कि क्या न्यूक्लियर डील हो सकती है अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान, तो कामरान बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम्स में आते रहे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसराइल हमला कर सकता है, इस हवाले से वो बड़े अहम निकात उठाते रहे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपसे मुसलसल इस हवाले से बात होती रही, क्या इम्कानात हैं कि न्यूक्लियर डील हो जाए, क्या इम्कानात हैं कि इसराइल हमला कर दे। और पिछले दिनों ज़ाहिर खबरें आना शुरू हो गई थी कि किस तरीके से अपने अमले को उनकी फैमिलीज़ को इस खित्ते से हटा रहा है अमेरिका के, ये शायद मुमकिन तौर पर हमला हो सकता है। हमला हो गया, आपको लगता है कि ईरान के पास रिटेलिएट करने का और इसराइल को उतना ही नुकसान पहुंचाने का मौका या ऑप्शन या सलाहियत मौजूद है? देखिए शाहज़ेब, अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं और उनकी इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद वो एट विल ऑपरेट कर रही है ईरानियन जो है सरजमीन पे और फ़िज़ा में, तो और दूसरी तरफ से किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत हमें नज़र नहीं आ रही, तो फिर खुद ही बंदा अंदाज़ा लगा लेता है कि ये रियासत खासी कमज़ोर है और इसके पास अपने दिफा के ऑप्शंस बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है कि जब मतलब वो अपने बैटल डैमेज असेसमेंट करें और उनको जो है मतलब क्योंकि तैयारी करने में भी टाइम लगता है, तो उनके जो है कुछ वेव्स या जो है फेजेस ऑफ रिटेलिटरी स्ट्राइक्स उनकी भी आए ड्रोन हमलों की सूरत में, मिसाइल की सूरत में, तो ये तो जो है ऐन मुमकिन है और मुझे लगता है होगा। लेकिन जहाँ तक अपना दिफा करने का सिलसिला है, देखें अगर जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो उनकी IRGC है, जो कि आइडियोलॉजिकल उनकी मिलिट्री है, जिसका जो रियासत पे हावी थी इतनी दिहाइयों से, अगर वो अपनी क़यादत को नहीं बचा पाए और अब जो खबरें आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि बड़े बड़े जो उनके कमांडर हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे हिजबुल्लाह को उन्होंने जो है इस तरह की बहुत बड़ी जो है वो नुकसान किया था, उनकी क़यादत उड़ा दी थी। तो ये तो मतलब कैपेबिलिटी के लिहाज से तो ये रियासत बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अच्छा, और जब आप कह रहे हैं कि कमज़ोर नज़र आ रही है, तो उसमें अब जो अमेरिका को भी निशाना बना सकता है, इस किस्म की बातें हुई थी। अब अमेरिका तो वाज़ेह पैगाम दे रहा है, मगर ये पैगाम भी दे रहा है कि हमें पता तो था मगर हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। आपके ख्याल में पता भी था, मर्ज़ी से भी हुआ, या वाकई पता था और नेतन्याहू माने नहीं? देखें, जो है वो शुरू में इख्तलाफात होते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डील बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 60 दिन दिए थे ईरानी हुकूमत को कि भाई आप 60 दिनों के अंदर डेडलाइन है कि इसमें आप जो है हमारे साथ कोई लेन देन कर लें, कोई सौदा कर लें और किसी मुआहदे पे हम जो है पहुंच जाएं। अब वो हो नहीं सका क्योंकि ईरान ने कहा कि नहीं, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट से, यूरेनियम एनरिचमेंट से जो है हम दस्तबरदार नहीं होंगे। तो फिर डील तो नहीं बन रही थी। तो अब ये है कि, और फिर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये भी नहीं देखना चाह रहे थे कि भाई जो है ईरान कहीं उनको ये तो नहीं समझ रहा कि वो ब्लफ कर रहे हैं, क्योंकि वो बारहा कह रहे थे कि खतरा है और जो है अगर डील नहीं होगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर नहीं मान रही दूसरी साइड तो फिर आपको इजराइल जो है वो करने के लिए तैयार बैठा है और आपने अपनी आवाम को कहा है कि मैं किसी किस्म की जंग में अमरीकी फौजियों को नहीं धकेलूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक, जिसे कहते हैं, एक तीर से दो शिकार हो गए इसमें, कि खुद जंग नहीं करनी पड़ी, इजराइल ने की
और अब वो तवक्को ये कर रहे हैं कि ईरान चूंकि बहुत कमज़ोर है और पूरी तरीके से जो है वो कोई जियोपॉलिटिकल खुदकुशी तो नहीं करना चाहेगा ना, तो वो फिर आमादा होगा, अब नुकसान के बाद आमादा होगा जो वो पहले आमादा नहीं था मेज़ पे आने के लिए। साहब अब ज़रा जो ईरानियन रिजीम है वो आपको लगता है अपनी फेस सेविंग के लिए रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा? माजी में ऐसा हुआ कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह के बाद, इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद अगर रिटेलिएट किया या फिर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अमरीकी बेसिस पर किया, नुकसान नहीं हुआ मगर रिटेलिएट ज़रूर किया। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें अपनी पब्लिक को या कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है वो अमरीकी बेसिस को? देखिए, नुकसान तो पता नहीं जो है ना कितना होगा या नहीं होगा, मामूली सा होगा, लेकिन ईरान ये नहीं चाहेगा। हम असूम कर रहे हैं कि ईरान की रियासत जो कि है एक स्ट्रेटिजिकली वो मूव करते हैं, रेजीम प्रेजर्वेशन उनकी सबसे बड़ी जो है वो इम्पेरेटिव है, तो वो रैशनली देख रहे हैं। वो जाहिर है वो पूरी तरीके से तो वो दे कैंट थ्रो इन द टावल ना, तो वो कोई ना कोई अपना रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन साथ में जो है वो एक पैगाम पहुंचा देंगे अमेरिका को और इजराइल को कि हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन हम जूं का तू मेज़ पे नहीं आ सकते, हमें कोई जवाबी कार्रवाई करनी है, वरना जो है वो हम क्रेडिबली आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं बना पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ भी जो है वो इस चीज़ को जो है ना समझा जाएगा, और क्योंकि पहले भी हुआ ना जब कासिम सुलेमानी को पे जो उनके IRGC QF के कमांडर थे तो उनको जो हलाक किया गया अमेरिका ने किया, तो उसके बाद एक ऐन अल असद एयरबेस है इराकी कुर्दिस्तान में, वहाँ पे हमला हुआ, लेकिन पहले से ईरान ने बता दिया था कि ये होने वाला है, तो वो उन्होंने जो है अपने जो इंतजामात थे वो कर लिए ताकि कम से कम नुकसान हो। तो इस तरह की हमें शायद कोई कार्रवाई नजर आए साहब। और इस सूरत में ज़ाहिर एक होता है कार्रवाई करना, फिर उसे अपने अवाम में सेल करना। आप ईरान को करीब से स्टडी करते हैं, वहाँ के का जो रिजीम है, वहाँ के जो मुआशी हालात हैं, उस सब को लेकर इस हमले के बाद आपको ये सिचुएशन नज़र आती है कि ईरान टेबल पर ही आता नज़र आता है? देखें, अब ऑप्शंस क्या है ना कि अगर आप जंग करते हैं तो ये भी हो सकती है कि अभी तो जो मतलब लिमिटेड टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अगर आप जो है कोई बहुत ज़्यादा जारहाना कार्रवाई करते हैं, बहुत अमरीकी फ़ौजी मारे जाते हैं, इसराइल के अंदर जो है नुकसान हो जाता है, तो उन दोनों मुल्कों के पास आपसे ज़्यादा ताकत है, तो वो फिर जो मज़ीद फिर काउंटर स्ट्राइक होगी वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और जो वो कहते हैं अंग्रेजी में आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, वो वाला मामला ना हो जाए, वो उससे भी गुरेज करना चाहेंगे। और फिर यह है कि अगर रियासत का शिराजा जो है लड़खड़ाने लगता है या बिखर जाता है, फिर यह है कि अंदरूनी तौर पे भी जैसे आपने खुद जिक्र किया शाहज़ेब के आवाम नाखुश है, और आज की नहीं बड़े ज़माने की वहाँ के मुआशी हालात बहुत ही ख़राब हैं, लोगों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनका जो ना जीना मुहाल है। तो ऐसे में वो मतलब क्या होगा, अंदरूनी जो ना क्राइसिस भी हो जाएगा, बैरूनी भी है, फिर कहाँ जाएंगे। और ये याद रहे कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद जो है वो अगर उसने इस तरह डीपली और ब्रॉडली पेनिट्रेट कर लिया है ईरान को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके साथ मुआवनत अंदरूनी लोग कर रहे हैं। तो उसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो फ़ायदा इस बात का उठा रहे हैं कि अवाम के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि शदीद नफ़रत करते हैं इस रियासत से, और वो इस हद तक नफ़रत करते हैं कि वो एक इजराइल जैसे मुल्क के साथ भी अपने आप को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और क्या ऐसी सूरत में क्या रेजीम चेंज का भी कोई खतरा नज़र आता है? देखिए, रेजीम चेंज तो पहले से हो रही है। मेरा एक तवील रिपोर्ट आई थी पिछले साल अप्रैल 2024 में, जिसमें मैंने एक इंटरनल एवोल्यूशनरी रेजीम चेंज का जो हवाला दिया था और कहा था कि जो मुल्लायत है, जो थियोक्रेसी है, वो उसके पाँव जो हैं वो उखड़ गए हैं, वो लड़खड़ा रही है। और ये ख़ामेनी साहब जब दुनिया से गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो है ये एक मिलिट्री डोमिनेटेड रेजीम होगी, और फिर देखना होगा कि जो इस मुल्क में दो मुसल्लह अफवाज है ना, IRGC है और रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं अर्तेश, तो वो कैसे बैठेंगे। तो उस वक्त जब मैंने लिखा था तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। तो अब ये है
कि वो सिलसिला अंदरूनी तौर पे एलीट के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो है सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर जो इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ इदारों के, यानी हम 2 इदारों की बात कर रहे हैं, अर्तेश और जो है ना जो IRGC है, तो ये अब सवाल ये उठता है ना कि मतलब जब इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का पैमाने पे इतना नुकसान कौमी जो है ना क्राइसिस हो जाए, तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई कौन जिम्मेदार था। तो फिर फिंगर पॉइंटिंग होती है और अंदरूनी जो इख्तलाफात पहले से दबे हुए होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो बाहर से रेजीम चेंज का तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का कोई चांस है, ना इजराइल कर सकता है और ना ही अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है। लेकिन दबाव इतना पड़ चुका है कि अब देखना यह है कि उस आउटकम को ये रियासत कैसे जो है अवॉइड करती है। मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा कि रेजीम कोलैप्स होगा या, लेकिन ये है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। अब उनको बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और जब तब्दीलियां करने पे आते हैं तो अंदरूनी इख्तलाफात और सामने आ जाते हैं, तो फिर उस रियासत का क्या बनेगा यह भी देखना बाकी है। अच्छा, फिर अगर मेज़ पर आता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है ईरान, तो अब डील किस किस्म की होगी? वैसे ही जैसी कि इसराइल की तरफ से कही गई थी कि जी न्यूक्लियर जो आपकी जो कहते हैं कि अब नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इस वक्त इनके पास यूरेनियम मौजूद है। किस किस्म की डील होगी फिर? देखिए, इनको अगर तो इन्होंने कोशिश की ना कि जी हम इनरिचमेंट तो नहीं गिव अप करेंगे, तो उस पे कदगन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लिमिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिरे से इनरिचमेंट ना करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। उसका नतीजा वो देख चुके हैं। तो अब अगर वो मतलब उनके पास अब क्या कार्ड्स हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, मतलब ये सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन इतनी जो हम पहले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही है कि ये बहुत कमजोर रियासत है, तो इसके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो फिर जाहिर है इनको जो है वो जो सख्त किस्म की जो टर्म्स होंगी उनको मानना पड़ेगा फिर, अनलेस के किसी तरीके से जो है कोई मिरेकल कोई पुल ऑफ कर देते हैं। मुझे तो नहीं नजर आता कि किस तरीके से होगा कि ये अपनी बात मनवाने के कायल होंगे, ये पास लेवरेज ही नहीं रही। अच्छा, और इस सूरत में ज़ाहिर जो ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं भी है ईरान से, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर ने कंडेम किया है, ओमान की तरफ से कंडेम किया गया है, कोई आप इस सारी सूरत हाल में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देख रहे हैं कि ये जंग बढ़ जाए, खित्ता जंग की तरफ चला जाए, वो सूरत हाल नहीं नज़र आ रही? देखिए, अब मतलब खित्ता तो पहले से जंग की हालत में ना, एक हालत जंग में है ये तो। मतलब जब हमास ने हमला किया था अक्टूबर 7, 2023 में, उसके बाद से बतदरीज जो है वो जो इलाकाई जंग है उसमें तेजी आ रही है। कभी थम जाती है, फिर कभी आ जाती है। असद हुकूमत का तख्ता उलट गया, हिजबुल्लाह तबाह बर्बाद हो गई, हमास का जो है अपना नुकसान हो गया, गजा के अंदर इतने अमवात हो गई, इतना नुकसान हो गया, यमन के अंदर से जो है हूती हमला कर रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है। तो अब बाकी बचा क्या है? तो अब जो है, बल्कि अब जंग जो है वो ईरान की अपनी सरजमीन पे आ चुकी है, तो इसको इलाकाई जंग ही कहते हैं, खित्ते की जंग ही कह सकते हैं। अब इससे आगे जो है मैं नहीं समझता कि कोई मतलब क्या होगा, कि क्या ईरानी जो हैं वो मिसकैलकुलेट करेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं जो है ना अब हम बढ़ चढ़ के हमला करेंगे, अभी भी हम हमला करेंगे। और अगर वो अमेरिका की फोर्सेस पे हमला करते हैं तो फिर अमेरिका चुप नहीं रह सकता, अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। फिर मामला हालात से जो है ना, हालात बेकाबू हो जाएंगे, मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। तो अब ये बातें उनको पता है, तो अगर जो है रैशनली इसको कोई भी गेम आउट करे तो यही नजर आ रहा है कि जो है वो जितना नुकसान हो गया उतना हो गया, अब मजीद ना कराएं। तो आई थिंक कि जो है अब सवाल ये होता है कि इनको पता करना क्या है, इसको इंजीनियर कैसे किया जाएगा, फेस सेविंग कैसे की जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी का तज़िया आपने सुना। इसराइल ने मज़ीद जारियत की है, ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, सिविलियंस हैं, वो इन हमलों में शहीद हो गए हैं। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर कामरान बुखारी साहब अपना तज़िया दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में कल एयर इंडिया का तैयारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 260 से ज़ायद अफराद की जान चली गई है। लेकिन अब तक क्रैश की वजूहात सामने नहीं आई हैं। ताहम तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जबकि इस दर्दनाक हादसे में मौजज़ाना तौर पर विश्वास कुमार नामी मुसाफिर जिंदा बच गया था और वह अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और अस्पताल से ही विश्वास कुमार ने भारतीय न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है और बताया है
कि तैयारे को कैसे हादसा पेश आया और उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। एयर इंडिया के तबाहशुदा तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिल गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल के जहाज़ों को ग्राउंड किया जा सकता है, यानी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तैयारों को ग्राउंड किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के मुताबिक भारतीय एविएशन ने एयर इंडिया को हुक्म दिया है कि वो अपने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तैयारों का मुआयना करे, साथ ही ईंधन के पैरामीटर्स की निगरानी और उससे मुंसलिक निज़ाम की जाँच पड़ताल भी करे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाए हादसा पर अब भी लापता अफराद, लाशों और जहाज़ के पुर्जे तलाश करने का अमल जारी है। आज की प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।